नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ग्रीन इंडिया स्टडी पर। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा 10 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यानी कक्षा 10 के विज्ञान के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के एग्ज़ाम में जाते हैं या इन सब क्वेश्चनों का बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके कितने नियम हैं। तो प्रकाश या इसके क्या नियम हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो पुनः उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है और इस घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अगर आप यहाँ से एक लंब खींच देंगे तो यहाँ पे एक कोण I बनेगा और एक R बनेगा। तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा होता है अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के द्वारा आँख, कान, नाक के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा सौर भट्ठी में किया जाता है। वाहनों में सर्च लाइट के रूप में, हेडलाइट के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, यहाँ क्वेश्चन भी है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है और इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत ही विस्तृत होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन, इसके अलावा है उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। यह है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन के बाद ये क्या होती है कि फैल जाती है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखिए। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक नियतांक होता है। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसका निदान कैसे किया जाता है। तो दृष्टि दोष, जब मनुष्य के नेत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है तो वो दूर या नज़दीक की वस्तुओं को अच्छी तरह नहीं देख पाता है तो उसके नेत्र में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। दृष्टि दोष तीन प्रकार का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है और इस दोष को दूर करने के लिए रोगी के या पीड़ित व्यक्ति के शरीर चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जो होता है इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है और इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा होता है जाड़ा दृष्टि दोष। उम्र बढ़ने के साथ साथ सिलियरी पेशियाओं में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ दिक्कतें आ जाती है जिसके चलते मनुष्य जो होता है दूर या नज़दीक कहीं की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है और तब इस दृष्टि दोष को हम जाड़ा दृष्टि दोष कहते हैं। और जाड़ा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की जो सिलियरी पेशियाँ होती है यानी नेत्र में कुछ ऐसी क्षमता पाई जाती है जिसके चलते वो दूर या नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए अपने आप एडजस्ट कर लेता है और इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। अगला होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। उसके बाद है ओम का नियम। यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके बहने वाले सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी
प्रवाहित होने वाली धारा बहने वाले सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है और V बराबर होता है I इंटू आर। आई आर को हम प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अगर आप एक क्षण चुंबक लेंगे तो इसमें दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती है ये रेखाएं। तो पहला हो गया कि ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाएगी। दूसरा होता है ये आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? क्योंकि एक स्पर्श रेखा पर एक से अधिक लंब खींचे नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज क्या है। घरों में आप देखे होंगे जो आपका मेन कनेक्शन होता है तो वहाँ पे एक फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि घर में जो होगा अगर बाई द वे कभी अधिक वोल्टता आता है तो पहले विद्युत फ्यूज जल जाता है, उसके बाद से सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं घर के बच जाते हैं। यानी विद्युत फ्यूज वैसे एक इस प्रकार का यंत्र है जिसका गलनांक जो होता है बहुत ही कम होता है और घरों में लघुपथन अतिभारण को रोकने में ये सहायता करता है। अगला है लघुपथन तथा अतिभारण क्या है। लघुपथन का अर्थ होता है और अतिभारण, लघुपथन जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं और अतिभारण को ओवरलोडिंग कहते हैं। लघुपथन में क्या होता है कि विद्युत वायर जो होते हैं, तार होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। किसी कारणवश कवर खराब हो जाता है और दोनों तार आपस में सट जाते हैं जिसके कारण वहाँ पे आग उत्पन्न होता है और आग लगने का चांस होता है और इसे हम लघुपथन कहते हैं। अतिभारण क्या है कि आप एक ही तार से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं तो उसको हम अतिभारण कहते हैं। इसके बारे में विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र के सिद्धांत को लिखें। विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत मोटर जो होता है आप विद्युत दीजिएगा तो उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे पंखा देखें, पंखा क्या करते हैं, जब आप उसमें विद्युत देते हैं तो वो घूमना शुरू हो जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि इसके ठीक अपोजिट आपका विद्युत जनित्र कार्य करता है। विद्युत जनित्र जो होता है वो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है। वैसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं उनको नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब जो होते हैं सौर ऊर्जा या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये उनको हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसके बाद है विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। इसके बाद है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। अम्ल, भस्म और लवण क्या है। तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, भस्म कड़वा होता है और अम्ल और भस्म को मिला देते हैं तो आपका लवण बन जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। अम्ल भस्म को मिलाएंगे तो लवण बनने की जो क्रिया होता है उसको हम उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पीएच स्केल क्या है। अम्ल और क्षार जो होता है उसकी सांद्रता को मापने का एक स्केल होता है जिसके माध्यम से हम मापते हैं। अगर किसी भी विलयन का पीएच अगर 7 से कम है तो वो अम्ल होता है और 7 से अधिक है तो वो क्षार होता है, ठीक है। इसके बाद बैटरी अम्ल क्या है। तो H2SO4 जो होता है ये आपका बैटरी अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा का उपयोग। धोने वाला सोडा को किचन में पाव रोटी वगैरह बनाने में किया जाता है। धोने वाला जो सोडा होता है उसका कपड़ा धोने में उपयोग किया जाता है, जबकि खाने वाला जो सोडा होता है खाने के रूप में यानी पाव रोटी वगैरह केक वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है तथा विरंजक चूर्ण का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है और मूर्ति बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ों को विरंजित करने में, रंगने में, इसके अलावा पानी को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखे। खनिज भी आपका जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, अयस्क भी नीचे से निकाला जाता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है कि खनिज में जो होता है धातु या फिर धातुओं की संख्या जो होती है बहुत कम होती है और अयस्क में धातुओं की संख्या अधिक होती है। तो खनिज से धातुओं का निष्कर्षण न करके अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। मिश्र धातु क्या है। 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिला के एक नया प्रकार का धातु बनाया जाता है जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, बहुत सारे मिश्र धातु हैं। भर्जन और निस्थापन क्या है। इसके बाद फेन फ्लॉन विधि क्या है। फेन फ्लॉन विधि जो होता है
अगर सल्फाइड अयस्कों को एक टब में लिया जाता है, तारपीन का तेल डाला जाता है, फिर उसमें तेज हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है और उसमें से झाग के रूप में उत्पन्न होता है, उस विधि को हम फेन फ्लावन विधि कहते हैं। साबुन और अपमार्जक क्या है? तो साबुन जो होता है मीठे पानी में काम करता है, जबकि अपमार्जक जो होता है खारा पानी में भी कपड़ों को धोने में मदद कर सकता है। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? इसके बाद मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष क्या है? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष जो होता है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है और भी बहुत सारे दोस्त हैं। पीत क्या है? गाढ़ा हरा रंग का एक द्रव होता है पीत। इसके बाद रक्त कणिका क्या है? रक्त कणिका दो गो होता है, एक WBC और एक RBC होता है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो पौधे जो होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन तैयार करते हैं तो इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पोषण क्या है? स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है? स्वपोषी जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, पेड़ पौधे भोजन अपना खुद तैयार करते हैं तो उसको हम स्वपोषण कहते हैं। विषमपोषी यानी जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, तो उसको हम विषमपोषी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है? जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो जाइलम जो होता है जड़ से खनिज लवण को इकट्ठा करके पत्तियों तक पहुंचाता है और जो भोजन पत्तियों में बन जाती है तो उस बने हुए भोजन को चारों तरफ बांटने का काम फ्लोएम का होता है। पादप हार्मोन के नाम लिखिए। ऑक्सीजन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एसिड हो गया, बहुत सारे पादप हार्मोन है, सब हार्मोन का अलग अलग काम है, इसको भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। परागन क्या है? स्वपरागन और परपरागन में अंतर लिखिए। परागन क्या होता है? जब किसी फूल जैसे देखिए ये फूल हो गया, फूल में इनको पुंकेसर कहते हैं और ये इसको हम जो है स्त्रीकेसर कहते हैं। पुंकेसर के ऊपर आपका वर्तिकाग्र होता है, पुंकेसर के ऊपर जो होता है आपका परागकण होते हैं और ये परागकण निकल के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं और इस घटना को हम क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। अगर एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसको हम स्वपरागन कहते हैं, जबकि अलग वाले फूल का परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो उसको हम परपरागन कहते हैं। पादप हार्मोन के नाम ये हो गया, परागन हो गया। लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, जबकि अलैंगिक जनन में नर और मादा यानी दो विपरीत जनक भाग लेते हैं तो उनको लैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जनक नर और मादा भाग लेते हैं तो उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। द्विविखंडन तथा बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है? ये अमीबा में ज़्यादा पाया जाता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। इसमें एक जो जीव होता है टूट कर दो भागों में बढ़ जाता है तो इसको हम द्विविखंडन कहते हैं और एक जीव टूट के बहुत सारे भागों में विभक्त हो जाता है तो उसको हम बहुविखंडन कहते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है? तो मनुष्य एक नर और एक मादा होता है। नर में आपका XY और मादा में आपका XX होता है। अगर X के साथ मिलता है तो यहाँ पे आपका होने वाला संतान जो होगा वो आपका मादा हो जाएगा। X मिलेगा, इधर से भी X आया इधर से भी X आया तो ये आपका मादा हो जाएगा। अगर इधर से Y आया इधर से X आएगा तो ये आपका जो है फिर से ये नर हो जाएगा। तो इस तरह मनुष्यों में लिंग निर्धारण किया जाता है। इसके लिए डिटेल वीडियो आगे हम बनाएंगे, आप इसको बस तैयार कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आहार श्रृंखला क्या है? तो आहार श्रृंखला क्या है? जैसे कोई कीड़ा है, कीड़ा को मेढक खाता है, मेढक को फिर सांप खाता है, तो ये श्रृंखला एक बन जाती है और इस श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण में कुछ अवांछनीय पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं जिसके चलते पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। ओजोन क्या है? तो ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से बना होता है और ओजोन को नुकसान पहुँचाने वाले कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर वगैरह में हम करते हैं। हमें वन और वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो वन और वन्य जीव हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं, हर वक्त हमारी सहायता करते हैं। वन यानी पेड़ पौधे से हमको बहुत सारा लाभ है और वन्य जीव उसमें रहने वाले जीवों से भी बहुत सारा लाभ है। वन से हमको जो है ऑक्सीजन वगैरह भी मिलता है, तो वन और वन्य जीव का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। बाकी सारा को आप जाके डिटेल से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, हम केवल आपको शॉर्ट में ही बता दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका साइंस में जो नंबर है बहुत ही बढ़िया आएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।